नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल सिंघल, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है या इन नीतियों से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है। मित्रों, सरकार का प्रयास ये है कि नीतिगत सुधार हों। नीतिगत सुधारों के अंदर हर तरीके के सुधार हैं, हर विभाग के अंदर सुधार हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की कि न्यायपालिका में कैसे सुधार हुए हैं या होने चाहिए, और कई अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे कि न्यायपालिका को लेकर लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे साथ एक विशेष अतिथि इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने न्याय के अंदर एक आदर्श स्थापित किया है, जो रिकॉर्ड होल्डर हैं। खास बात यह है कि वो अग्रवाल समाज से भी हैं और उनके जो फैसले हैं वो मील का पत्थर साबित हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं, एनजीटी के सदस्य रहे हैं। और इनका जो सबसे अहम फैसला था, हालांकि किसी भी जज के लिए कोई भी मुकदमा एक मुकदमों की तरह होता है, वो था राम मंदिर वाला फैसला जो 2010 में उन्होंने दिया था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुकदमा, जिसको लेकर पूरे देश में उनको खासतौर से पहचान मिली। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा, आपने करीब करीब 1.5 लाख मुकदमों का निपटारा किया अपने 15 साल के कार्यकाल में। और जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था कंप्यूटर पे या अपने कैलकुलेटर से, एक जज की सिटिंग साल भर में होती है औसतन 200, 205, 210, और अगर 1.5 लाख को 3000 से भाग कर दिया जाए तो 50। आपने 50 मुकदमे हर रोज़ उनका फैसला किया। अभी हम देखते हैं कि जब रोस्टर आता है किसी भी अदालत में तो 70 पे आगे ख़त्म हो गया, 80 पे आ गया, और निपटारा होता है 2 या 3 फैसलों का। ये चमत्कार आपने कैसे किया? देखिए, कोई चमत्कार नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप में एक कमिटमेंट है काम के लिए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप काम को बोझ समझने के बजाय उसको आनंद लें, उसको एंजॉय करें और फिर उसको काम को करें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। बाकी ये है कि देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपने अपना घर साल भर बंद रखा तो बहुत गंदा हो जाता है जी। तो जब आप घर को खोलते हैं तो आप ये समझें कि एक ही बार में पूरा एकदम तुरंत साफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2-3 दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके उसको हिसाब से पूरी तरह से साफ़ करते हैं। पहले मोटा मोटा निकलता है, फिर पतला निकला, फिर महीन करके पूरा अच्छा साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से जो मुकदमों का अंबार जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी चाहिए जी। आपके पास जो मुकदमे आते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे मुद्दे इन्वॉल्व होते हैं और 2-3 मिनट में उनका निस्तारण किया जा सकता है। अब पता चला आपने भारी मुकदमे पहले सुनना शुरू कर दिया, उनकी बहस पूरी नहीं हो रही है, और छोटे मुकदमे उस दिन में तारीख में चले गए, तो सिर्फ गिनती बढ़ती रहती है, काम नहीं होता। तो आपको ये एक पहले तय करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से काम करें कि हमारा मैक्सिमम डिस्पोजल हो शुरू में, ताकि नंबर ऑफ़ केसेस घटे, और फिर जैसे जैसे आप केस घटेंगे वैसे आपको टाइम ज़्यादा मिलने लगेगा, तो आप बड़े मुकदमों को भी आसानी से सुन सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि छोटों का निपटारा पहले होना चाहिए, नहीं तो तारीख पे तारीख मिलौड़ वही चलता रहता है। एग्जैक्टली। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोग झगड़ते हैं, उन्हें कार्यपालिका पे भरोसा नहीं है, उन्हें अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तो जनता का जो भरोसा है वो आज भी अदालत पर है, जबकि बरसों उसके मुकदमे तय नहीं होते। इसको उसने इससे कर दिया है कि देखो, न्याय की लाठी है, थोड़ा देर से चलती है लेकिन जब पड़ेगी तब भरपूर पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम मुकदमों को पहले तो जिंदा होता है उसको इतना देर तक रखते हैं कि वो मर जाए,
और जब मर जाता है तो आजकल कोर्ट्स में नया सिस्टम चला है, इन्फ्रक्चुअस हो गया केस, और उसको इन्फ्रक्चुअस करके दफना देते हैं। तो हमने न्याय को दफना दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि न्याय की लाठी अब चलनी बंद हो गई। खुद अभी पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पहले सुनते थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उन्होंने कहा अब ये जस्टिस डिस्ट्रॉयड है। तो एक तरीके से आपने जो है उसका रेप कर दिया जस्टिस का। देखिए, मुकदमे को जिंदा रहते हुए तय होना हर आदमी का अधिकार है। ये किसी तरीके से हम नहीं अलाउ कर सकते कि हम मुकदमे को तब तक पेंडिंग रखें, इतने बरस रखें कि वो बेचारा पड़े पड़े मर जाए, पार्टीज़ का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। या जैसे किसी की ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, आपने वो ज़मीन का मुकदमा 10 साल हो गए, इस बीच में पता चला ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली, ज़मीन चली गई, वो सब चला गया, अब ना ज़मीन बची, ना कुछ बचा, ना कोई मुकदमा, तो आपने मुकदमा मार दिया। और ये तय नहीं किया आपने, अब पता चला जो मुआवजा है उसका झगड़ा चल रहा है दोनों पार्टीज़ में, समझे आप, या 3 पार्टीज़ में। तो ये न्यायाधीशों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उनको समझना चाहिए कि जनता जो भरोसा उन पर करती है, उस भरोसे को बनाए रखना भी ज़रूरी है। अदालत का मतलब एहतराम ऐसा होना चाहिए कि जब घर से एक लिटिगेंट चले तो इस भरोसे के साथ चले, उसका परिवार ये भरोसा रखे कि आज उसके मुकदमे की तारीख लगी है तो आज फैसला होगा। जैसा न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन जब आप एक दिन में 50 केस डिसाइड करते हैं तो किस तरह से सुनिश्चित करते हैं कि सही तरीके से न्याय हुआ है या उसका फैसला सही हुआ है? देखिए, जहाँ तक जज की बात है, आपका फैसला सही है जब आप किसी भी फैसले को करते हैं। अगर उस पर कुछ गलत होता है तो जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, मुझे कई बार कोई मुद्दा मैं तय करता था और कोई व्यू मैं लेता था और वो सही नहीं होता था, तो मुझे अंदर से थोड़ा बेचैनी महसूस होती थी और फिर मैं दोबारा विचार करता था, फिर मैं दोबारा लिखाता था। तो जब ये मुझे रात को अच्छी नींद आती है, बेचैनी महसूस नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि मैंने फ़ैसला ठीक किया। मैं ये नहीं कह सकता मेरे 100% मुकदमे जो है लोगों को संतुष्ट कर सके, वो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 पार्टी होती हैं, जिसके पक्ष में फ़ैसला होगा वो संतुष्ट होगी, वो कहेगी न्याय हुआ, जिसके पक्ष में नहीं होता वो कहती है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज तक इतने बरस में 15 साल, पौने 15 साल के करीब हाईकोर्ट जज रहा, मुझे मेरे ज़्यादातर मुकदमों में लोगों का, वकीलों का कहना ये था कि साहब आपसे जो लिख के आता है बहुत सोच समझ के लिख के आता है, और हमारी पार्टीज़ जो है वो शोर नहीं मचाती हैं और खुश रहती हैं, इसका मतलब ठीक हुआ है। जैसे अयोध्या का जजमेंट है, अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अल्टीमेटली तय हुआ, लेकिन जब हमने फैसला दिया उस दिन सब पार्टियां इतनी संतुष्ट थीं कि जिस मुद्दे पर दुनिया, हिंदुस्तान में पहले तलवारें खिंचाती थी, खून खच्चर हो जाता था, इस फैसले के बाद न पत्ता खड़का, न किसी को खरोंच आई, और क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो शुरू में फैसला दिया वो ठीक दिया। बाकी इंच बाय इंच सबको सेटिस्फाई करना ये संभव इसलिए भी नहीं है कि देखिए, अदालतें न्याय नहीं करती, अदालतें मुकदमा कानून के अनुसार तय करती हैं। कानून थोड़ा सा अलग हो सकता है कुछ मामलों में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में तो था नहीं, मेरे पास धारा 142 की पावर नहीं थी कि मैं जो चाहे करूं। हाई कोर्ट में हमारे हाथ बंधे होते हैं थोड़े से, और हमें कानून के मुताबिक तय करना होता है। तो इसलिए आप कभी कभी कह सकते हैं कि इस कानून के मुताबिक तय करने में न्याय नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो कसम होती है वो कसम ये नहीं होती कि हम न्याय करेंगे, हम ओथ इस बात की लेते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के अनुसार मुकदमा तय करेंगे, और वो हम करते हैं। आपने बहुत गंभीर बात कही है कि फैसला करती हैं अदालतें, कानून के हिसाब से संविधान का पालन करती हैं, लेकिन अगर संविधान के पालन करने में कहीं अन्याय हो गया, आत्मा की भी बात आपने की कि आपकी आत्मा बता देती है आपने सही किया या गलत किया, लेकिन एक संभावना या आशंका इस प्रकार की रहती है कि वो किसी के साथ कानून की पालन तो कर रहे हैं, आप संविधान का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये अन्याय हो गया। ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, जब भी महसूस हुआ मैंने विचार किया, पुनर्विचार किया अपने उस पर, और अपने फैसले को उसी हिसाब से फिर ठीक किया। और मैं उन जजेस में से हूँ जिसने हमेशा से वकालत में सिविल का वर्क किया,
जज में भी सिविल का वर्क किया, लेकिन बाद में मैंने क्रिमिनल के भी काम किए और मैंने फांसी की भी सज़ा दी है, समझे आप। लेकिन फांसी की सज़ा भी जिस दिन मैंने दी थी, मैं घर जाके आराम से सोया था। तो इसका मतलब मैं ये महसूस करता हूँ कि फ़ैसला मैंने एक बिना स्वार्थ के, बिना उसमें कोई दुर्भाव के कानून के अनुसार, तथ्यों के अनुसार ईमानदारी से तय किया, और यही हमसे एक्सपेक्टेड होता है। और इतना ही अदालतें आज कर दें और थोड़ा जल्दी करें, कमिटमेंट के साथ करें कि हमें काम करना है, तो मुकदमे कम हो जाएंगे, मुकदमे तय जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए आपके जो निर्णयों पर सवाल नहीं उठता। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर जन्मभूमि की बात की, आपने जो आपने आदेश दिया, ये मेरे पास है आपका 5238 पृष्ठ का जज साहब ने फैसला इसको सुनाया था, और इसके 21 वॉल्यूम हैं जज साहब के पास, जो उन्होंने हमें दिखाए कि किस प्रकार से तथ्य के आधार पर और गवाहों के आधार पर फैसला किया। आप इसको कुछ विशेष मुकदमा मानते हैं, या जैसे 1,40,000 दूसरे मुकदमे थे एक जज के तौर पे, कि ये भी एक मुकदमे की तरह ही था आपके सामने? देखिए, इस पर मैं आपको एक छोटा सा जो वास्तविक घटना हुई बता देता हूँ। हमारे चीफ जस्टिस गोखले साहब थे, HL गोखले, तो वो मुझसे एक दिन लंच में फ्राइडे को बोले कि हम लोग वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ्राइडे को लंच जॉइंट होता था, तो उस पर मैं गया था। तो मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए, मुझसे बोले कि ब्रदर, मैं आपको अयोध्या बेंच में नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, चीफ ये तो आपका प्रिविलेज है, आप उसमें पूछने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। बोले नहीं ब्रदर, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और पूरा हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और आप देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो एक केस है, और अगर आप मुझे नॉमिनेट करेंगे तो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड लाइक एनी अदर केस, तो मैं उसको डिसाइड कर दूँगा। तो बोले, अरे ब्रदर, इट बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैंने कहा, चीफ वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए तो एक मुकदमा ही है, और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं इसको तय कर दूँगा। अच्छा। ये मैंने उनसे कहा। तो थोड़ी देर देखते रहे मुझे, फिर बोले कि हाँ, बहुत बरस हो गए हैं, तय हो जाना चाहिए, और फिर करके उन्होंने मेरे को इसमें नॉमिनेट कर दिया। फिर मैं इस जब फैसले को मुकदमे को तैयार कर रहा था फैसले के लिए, तो मैंने एक ही चीज़ ध्यान रखी कि इस पर 120 इश्यूज़ थे, मुद्दे थे। उन हर इश्यूज़ पे बिना कोई प्री कंसीव माइंड के, तथ्यों से और कानून से जो बात निकली, जो मुझे समझ में आई, उसको मैंने निरपेक्ष भाव से लिखा और तय करता चला गया, और बाद में जो रिज़ल्ट निकला वो फैसला हो गया, और उससे मुझे पूरी संतुष्टि हुई। ये बाद वाले फैसले में थोड़ा सा फ़र्क आया कि हम जैसे ये था कि तीन पार्टियों का इसमें अधिकार दिख रहा था बराबर का, लग रहा था। तो हमने थोड़ा सा मार्जिन जो है कि इस पार्टी का ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, इस हिसाब से पहले तय किया। लेकिन हमारे जो साथी जज थे उनका नहीं, सबका बराबर करो, इस पर ऊपर नीचे नहीं करो। तो ये माइनर वेरिएशन थोड़ा सा हो गए, लेकिन अदरवाइज़ हमको फैसले से पूरी संतुष्टि थी। और उस दिन भी जो है मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, तो और मैं क्या कह सकता। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करने की संतुष्टि थी। जैसे आपने कहा कि आपने फांसी की सजा भी दी, मुझे पता चला कि आप बड़े खूंखार जज रहे हैं। आपने कई वकीलों को भी जेल पहुंचा दिया, 200-250 वकीलों को। अब मैं खूंखार तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि मुझे लोग बहुत कड़ा जज मानते थे, क्योंकि मैं जो है किसी का चेहरा नहीं देखता था, और मैं कोई रिश्तेदारी नहीं देखता था, कोई यारी दोस्ती नहीं देखता था। जो होता था तथ्यों के अनुसार, अगर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो मेरा मानना यह है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कम से कम उतनी भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने अपराध किया है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि न्याय नाप तोल के हो, तो दंड भी नाप तोल के बराबर मिलना चाहिए। और किसी को दंड मिलना हो और आप उसे छोड़ दें, मेरे हिसाब से ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी है। तो मैंने भी कंटेम्प्ट के, मेरे पास करीब 58 केसेस 60 केसेस मेरे चीफ जस्टिस ने उस ज़माने में मुझको नॉमिनेट किया था, असाइन किए थे अलग से वकीलों के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्हें बरसों से कोई नहीं सुन रहा था, और वो सारे केस मैंने तय किए। और मैंने लगभग 250-300 वकीलों को उस पर जो है सज़ा की, जिसमें 1 दिन से लेकर 6 महीने तक की सज़ा भी है, और 2000 रुपये जुर्माना भी है। और
किसी वकील ने मुझे कोर्ट में पलट के कुछ कहा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि संतुष्टि से ही हुआ सब। सही थे। हाँ। और आपने जो है यूपी में बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ भी आपने कार्रवाई की कि जो अदालत की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, ये तो आज मुझे 6 साल रिटायर हुए हो गए। आप आज भी जो है अधिकारियों से, यूपी के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पता कर सकते हैं। अगर उनको पता लगता था कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल की कोर्ट में जाना है तो उनको पसीना आ जाता था। वो सब ये देख दाख के जाते, सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब कंप्लायंस है कि नहीं है, और काफ़ी तैयारी करके जाते थे। और मेरे साथी लोग, कई लोग मुझे बताते हैं, और आज भी यूपी में कई अधिकारी हैं उस ज़माने के, या जो कहते हैं कि सर आपके यहाँ आना होता था तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी और बड़ा डर लगता था। और मैं चाहता हूँ, और मेरा सोच ये है कि अगर एक जज के यहाँ अधिकारी को पूरी तैयारी करके और कंप्लायंस करके आना पड़ता है, यही स्थिति अगर हाईकोर्ट के सारे जजेस के साथ हो तो हाईकोर्ट के सारे ऑर्डर ईमानदारी से कंप्लाई होंगे, मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे, झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये पूरे हाईकोर्ट के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों ये सिर्फ एक ही जज के साथ हो? तो हर जज को, देखिए, अगर आपको किसी को 6 महीने की सज़ा करनी है तो उस पर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। सज़ा ना करना जो है ये दया नहीं है, ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी है। आप दंडाधिकारी हैं। जज कौन है? दंडाधिकारी, जिसका काम है दंड देना। अगर वो भरपूर दंड नहीं देता, इसका मतलब दूसरे पक्ष के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे मुकदमे में जब भी फैसला होगा तो न्याय की लाठी भरपूर पड़ेगी, चाहे थोड़ा देर से पड़ रही है, और आप वो लाठी नहीं मारते हो। तो इसलिए हर जज की ये ईमानदार कोशिश होनी चाहिए कि अगर दंड देना है तो भरपूर दंड दे, जितना उसमें जो आवश्यक है, और अगर कुछ और बात है तो वैसा करें। और यही वजह है कि मेरे आदेश हाई कोर्ट में जो है सुबह यूपी में, वो मेरे ऑर्डर्स की कंप्लायंस जो है तुरंत होती थी। ये तो आप आज वकीलों से ही वहाँ पूछ सकते हैं, वो भी कहेंगे कि हाँ, जस्टिस सुधीर के ऐसे ऑर्डर होता था तो ऑर्डर्स की कंप्लायंस तुरंत हो जाती थी। लेकिन जैसा जब आपने बात की कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर, ठीक है, अपनी जगह लोग जाते हैं कि आपको अदालत में देखेंगे। अभी हमने कल ही पढ़ा दिल्ली में जो हाई कोर्ट में पटिशन डाली है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने, अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी कि बेंच बदल दी जाए, क्योंकि ये जो सिटिंग जज हैं, जो भी सिटिंग जज हैं, उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। इसको, फैसले को, या उनके इस पत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक तरीके से हाई कोर्ट के जज के ऊपर एक एलिगेशन लगाना हुआ गंभीर, जो उसके जुडिशियल वर्किंग के ऊपर है। मेरा अपना सोचना ये है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई हो, किसी भी पद पे रहा हो, उसको इतनी आसानी से ये लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज को जो है इस तरीके का गंभीर एलिगेशन लगा सके, जब तक वो उसे साबित ना कर सके। और इस केस पे भी जो है उनको कहा जाए कि आप उसको साबित करें, और अगर नहीं कर पाता है तो उनके खिलाफ जो है न्यायिक अवमानना की कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट के जज पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं? किसी भी जज पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। आप किसी भी जज पर उसके जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में तब तक जो है एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई ठोस वजह ना हो। खाली इसलिए कि उसने आपकी संतुष्टि के हिसाब से आदेश नहीं किया है, आप उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। अदरवाइज़ तो बड़ा आसान काम है, क्योंकि जज के पास तो कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं अपनी सफाई देने का, तो कोई भी आदमी खड़ा होकर किसी भी जज के ऊपर एलिगेशन लगा दे, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। बेचारा एक जज जो है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, देखिए हर फैसला एक तरफा, एक के माफिक होता है, एक के खिलाफ होता है। तो जिसके खिलाफ होगा वो एलिगेशन लगाएगा, और हर जज को बेईमान आप साबित कर देंगे। ये क्या है? मतलब आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको साबित करना चाहिए, और जो अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगनी चाहिए। जैसा आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, और क्योंकि न्यायपालिका में भी लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। पिछले साल आपके एक हाई कोर्ट जज पर आरोप लगे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना संसद की तरफ से की गई और ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये वास्तव में बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इतनी बड़ी घटना घटी, और इसको हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, उन्होंने इसको सही तरीके से नहीं लिया।
क्योंकि देखिए, किसी आदमी के पास 150 रुपए की भी रिश्वत लेने के मुकदमे जो है या गलत पाए जाए तो जो है उसके खिलाफ हर कार्रवाई होती है। और जहाँ पे हाई कोर्ट जजेस इन्वॉल्व हों वहाँ तो इसको और ज़्यादा जिम्मेदारी से देखना चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी जुडिशरी में होनी चाहिए। और इस केस में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आवश्यक कार्यवाही जो इसमें होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं है, और इसी से एक बहुत गलत मैसेज जनता में गया है और इसने जुडिशरी को बहुत जो है लोअर डाउन किया है। उसकी साख को धक्का लगा है। मैं बात कर रहा था जस्टिस वर्मा वाले मामले की, और निश्चित तौर पर यह आत्ममंथन का समय है। खुद जुडिशरी को भी देखना चाहिए, संसद को भी देखना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है जय साहब आपसे कि सरकार कह रही है कि नीतिगत सुधार कर रहे हैं, जुडिशरी के अंदर भी की हैं, कुछ पुराने कानून ख़त्म कर दिए। आपने ये तो कहा कि जजेस को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से केसेस का निपटारा करना चाहिए। सरकार के पक्ष में किस प्रकार के कानून बनने चाहिए या सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा न्यायपालिका में वापस लौटे सही तरीके से? देखिए, कुछ कानूनों को ख़त्म करने से या एक हम ऐसा एक्ट पास कर दें कि जिन मुकदमों में 1000 रुपये तक की पेनल्टी है वो सारे मुकदमे इतने तारीख तक ख़त्म माने जाएंगे, अबेट माने जाएंगे, ये सब करना तो शॉर्टकट हुआ। इसका मतलब ये है कि आप अदालतों को उनका पूरा काम नहीं करने दे रहे हैं और आप ये मानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगी, और आप बिना फैसले हुए, बिना मुकदमे तय हुए मुकदमे ख़त्म कर रहे हैं। आवश्यक ये है कि व्यवस्था ऐसी बने कि जो एक वाद आज हम लोग किस एज में रहते हैं? डिजिटल एज में, है ना। हम कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तेज करते हैं कि सेकंड्स में व्हाट्सएप से अपने मैसेज दूसरी जगह भेज देते हैं। लेकिन अदालतों में जब मुकदमा चलता है, जवाब देने के लिए महीनों का समय देंगे, फिर एविडेंस के लिए सालों का समय देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि 3 दिन में, आज मैंने मुकदमा दाखिल किया, 3 दिन में या 1 हफ्ते में दूसरी पार्टी जवाब दे, फिर कुछ इस पार्टी को कहना है अगले हफ्ते में ये करे, अगले तीसरे हफ्ते में जो है एविडेंस वगैरह जो डॉक्यूमेंट होने वो हो, और चौथे हफ्ते में बहस हो और मुकदमे का फैसला हो जाए। ये इस तरीके की फास्ट ट्रैक वर्किंग हम क्यों नहीं कर सकते? हम अदालतों में आज महीनों का समय क्यों देते हैं? हमारी आदत क्यों नहीं बनी है मुकदमे तय करने के लिए, ये सोच की कि हम मुकदमे तय कर सकते हैं? और ऑन द कंट्रेरी हम तारीख देने में बड़ी खुशी समझते हैं। देखिए, अब तारीख पे तारीख देने का समय गया। अब ये नई जनरेशन जो है आपसे रिज़ल्ट चाहती है, ये नई जनरेशन आपसे फैसले चाहती है, ये नई जनरेशन आपसे आपके काम का परिणाम चाहती है, और ये आपको मानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो शॉर्टकट रास्ता है कि हम मुकदमे वैसे ख़त्म कर दें, कानून ख़त्म कर दें, ये तो एक तरीके से एस्केपिज़म है, ये नहीं होना चाहिए। अदालतों में अच्छे जज अपॉइंट करिए, कॉम्पिटेंट जज अपॉइंट करिए, कानून को जानने वाले जज अपॉइंट करिए, कमिटेड टू वर्क। देखिए, लोग कहते हैं कमिटेड जजेस नहीं होने चाहिए, कमिटेड टू सम पार्टी और पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कमिटेड जजेस टू वर्क ज़रूर होने चाहिए। अगर वर्क से कमिटेड होंगे तो काम कर पाएंगे। आपको बहुत सारे जजों की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि जजों की गिनती बहुत कम है। मैं कहता हूँ आप 500 जज अपॉइंट कर दो जो काम ना करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 100 जज जो है वर्किंग जजेस अपॉइंट कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो वर्किंग जजेस अपॉइंट करिए और फिर आप रिज़ल्ट देखिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा, मुकदमे तय होंगे। और उन जजों को पहचानना और उनसे काम कराना सीखिए जो काम करते हैं, बजाय इसके कि मेरा आदमी, तेरा आदमी, हमारा आदमी। मैं यही कहना चाह रहा था। आपको मैंने कहीं सुना था, माय पर्सन, योर पर्सन, और पर्सन, और इस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट जजेस का होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये सब को छोड़िए, थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करिए, न्यायिक सिस्टम के हित में काम करिए और ऑब्जेक्टिवली काम करिए। तो ऐसी बात नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या में बहुत अच्छे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, बहुत ज्ञान वाले लोग मौजूद हैं और बहुत परिश्रमी लोग मौजूद हैं। बस ये है कि वो आपके पास आके वो आपकी खुशामद नहीं करेंगे, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो वो काम करिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब।
और आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, आपसे दिशा निर्देश और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। जस्टिस न्यायमूर्ति, क्या आप कुछ बोलना चाहते थे? थैंक यू। जी धन्यवाद। न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल, आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। मैंने जैसे पहले बताया था उस बात को मैं एक बार दोहराऊंगा कि जज साहब ने 15 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख के आसपास मुकदमों का फैसला दिया है। राम मंदिर का फैसला इन्हीं जज साहब की कलम से हुआ, बहुत बड़ा फैसला था। बड़ी गहरी बातें जज साहब ने कही हैं कि आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, आपकी आत्मा बता देती है आपने क्या सही किया क्या गलत किया। साथ में ये भी कहा कि हमें न्यायपालिका को अपनी खुद की गरिमा को बरकरार रखना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति की बात बार बार जज साहब ने कही कि अगर वो है तो फैसले होने में देर नहीं लगती, जो 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं वो भी निपट जाएंगे। और दृढ़ इच्छा शक्ति ना केवल जजेस में होनी चाहिए बल्कि सरकार के अंदर भी होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जज साहब का जो अनुभव है, मेरा तो यही अपील रहेगी कि इनके अनुभव का लाभ न्यायपालिका को, सरकार को उठाना चाहिए। हमारे माध्यम से जो बातें इन्होंने कही हैं वो सरकार तक पहुँचें और उसको अमल में लाया जाए। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।